नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेक्चर नंबर 13 की। ओके, लेक्चर नंबर 12 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे लेक्चर नंबर 13 से आप देखिए, जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स। नेट मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे कहाँ पर? तो ऑन फॉलोइंग करंट कैरिंग वायर्स। कुछ वायर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये सेमी सर्कल वायर दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये ऑलमोस्ट 3/4 सर्किल है आपका, और ये कुछ अल्फा एंगल पर आपके इस तरह से आर्क बने हुए हैं। और ये तो पूरा का पूरा एक लूप आ गया, लेकिन ये जो है आपके सर्किल के एक पार्ट का लूप है, और यहाँ पर ये सेमी सर्कल का आपका एक लूप बना हुआ है। ओके, तो इन वायर्स को क्या किया गया है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं क्रॉस नेचर का है। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड में बी हो गई, और डायरेक्शन के हिसाब से जो डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और जेड एक्सिस आपका इस तरह से रहेगा, इस तरह से सामने जेड एक्सिस। तो इसी के अंदर की तरफ क्रॉस है, तो एक्स वाई प्लेन में अंदर की तरफ, तो माइनस के यूनिट वेक्टर से आप डायरेक्शन को बता सकते हैं। वही सब जगह है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इन वायर में जो करंट जा रही है वो आई करंट है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है पिछले वीडियो लेक्चर में कि अगर आप एक करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे, तो इस करंट कैरिंग वायर पर एक मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। तो उसकी वैल्यू क्या होती है? तो उसकी वैल्यू के लिए जो फार्मूला हमने पढ़ा है, एफ एम इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। आई डी एल क्रॉस बी, इसी का इस्तेमाल करना है आपको, आई डी एल क्रॉस बी का। अब यहाँ बच्चों क्या है कि डीएल वेक्टर जो आपका होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन फिगर्स में, कि डीएल वेक्टर का कैलकुलेशन आप कैसे करते हो। तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, यही आपको हर फिगर में कैलकुलेट करना है, और उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर के लिए बस याद रखिएगा, ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग जब भी निकालते हैं तो इनिशियल टू फाइनल के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो आपको वायर है, वायर का जो सेगमेंट है, सेमी सर्किल के रूप में इस तरह से है, इसी के अंदर ये करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक। ओके, इसको करंट नहीं समझना है। यहाँ ये मत सोचिएगा कि इधर भी कोई करंट है, नहीं। ऐसे यहाँ पर ये कोई करंट नहीं है आपका, ये ऐसे एक सेमी सर्कल वायर हो गया। करंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। अब आपको जो ये इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब होगा ये इनिशियल टू फाइनल वेक्टर। इनिशियल से फाइनल की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो उस इनिशियल से फाइनल की तरफ जाने के लिए मैंने ये लाइन ड्रॉ किया था कि ये इनिशियल टू फाइनल आप गए, जिसकी लेंथ हो जाएगी 2r, और डायरेक्शन हो जाएगा ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब आई यूनिट कैप इस डायरेक्शन में आपका ये वेक्टर होता है। एक्सियल यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, आई यूनिट वेक्टर से दिखाते हैं आई कैप। तो वही 2r आई कैप आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इस केस में। ठीक है, उसी तरह सेकेंड केस में भी देखिएगा, तो इनिशियल टू फाइनल जाना है हमको। इधर करंट चाहे जैसे घूम घाम के आए, उससे मतलब नहीं होता। इनिशियल कहाँ से स्टार्ट हुआ, फाइनल कहाँ पर जा रहा है, वहां तक का आप जो भी वेक्टर बना दोगे, वही होगा हमारा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर। तो यही है वो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इस केस में तो आपका 2r लेंथ हो गया, और डायरेक्शन आपका दिख रहा है कि आई के पॉजिटिव आई के डायरेक्शन में, सो आई कैप। ओके, बाकी फार्मूला आपके हाथ में है, एफ एम इक्वल टू आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्रॉस बी। यही फार्मूला पढ़ा था आपने, आई डी एल क्रॉस बी। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वैक्टर की जगह 2r आई आप पुट करेंगे, बी वैक्टर की जगह बी माइनस के, इस तरह से वैक्टर फॉर्म में चलेगा। और उसके बाद फिर आपको सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। जो भी मैग्नीट्यूड्स हैं उनको एक साथ रख दीजिए, आई 2r और b को एक साथ रखिए, तो हो जाएगा 2i RB। और बाकी आई क्रॉस माइनस के आपको निकालना है, आई क्रॉस माइनस के। तो आई क्रॉस माइनस के लिए बताया था आपको, ये सब चीज़ों के लिए आई जे और के। एंटी क्लॉकवाइज जब इस तरह से आप घूमते हो तो वो पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज घूमोगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो आई है यहाँ पे, और क्या है, के।
तो पहले तो देखो आप आई क्रॉस के अगर होता तो माइनस जे होता, क्योंकि देखिए उल्टा जा रहे हैं हम लोग, है ना। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव साइन के साथ, मतलब आई क्रॉस जे होता तो प्लस के, जे क्रॉस के होता प्लस आई, के क्रॉस आई होता प्लस जे। लेकिन जब आई क्रॉस के करेंगे तो उल्टा आ रहे हैं तो माइनस जे। ओके, तो आई क्रॉस के इज माइनस जे, और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस जे। तो यहाँ पर जो है आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा प्लस जे, मतलब कि इस पर जो भी नेट फोर्स लगेगा ये प्लस जे मतलब वाई के डायरेक्शन में लगेगा। ओके, होना भी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर देख सकते हो आप, आपने पढ़ा था फोर्स लेफ्ट हैंड साइड लगता है वायर के परपेंडिकुलर। तो ये देखिए ये इस तरह से आपको कुछ फोर्सेस को दिखाए जा रहे हैं, ऐसे कुछ हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा कि इन सब का जो भी कंपोनेंट इधर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो एक दूसरे को कैंसिल करता जाएगा, इसको ये वाला कैंसिल कर देगा इस तरह से। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो होंगे उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, वो सब क्या होगा, ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होते जाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ओवरऑल जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में लगना भी चाहिए, वो आपको देखिए यहाँ पर सॉल्व करने से आ भी रहा है। बाकी रहा सवाल मैग्नीट्यूड का कितना हो गया, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया आपका यही, अगर एक अकेला यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है। सो ये बन गया 2IRB। तो इसको थोड़ा अरेंज करके हमने लिख दिया ताकि याद रहे, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से 2RBI। ओके, 2RBI। तो FM का मैग्नीट्यूड अगर आपसे पूछता है तो 2RBI, डायरेक्शन पूछता है तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जे कैप यूनिट वेक्टर के साथ आप दिखा सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल यही चीज़ हम लोग फिर यहाँ पे करेंगे। अगर आपको ये 3/4 सर्किल इस तरह से दिया हुआ है, इनिशियल यहाँ फाइनल यहाँ, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वेक्टर में नियम आपने पढ़ा है कि आप यहाँ से इधर चलो और फिर यहाँ से नीचे आ जाओ, है ना। तो इधर चलोगे आर आई के डायरेक्शन में और इधर चलोगे आर माइनस जे के डायरेक्शन में। तो ये जो वेक्टर, जो रिक्वायर्ड वेक्टर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर है, ये बन जाएगा आपका आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर। ठीक है, आर आई पॉजिटिव और आर माइनस जे, तो माइनस आर जे हमने उसको लिख दिया। ओके, बाकी एफ एम के लिए फॉर्मूला आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल की जगह ये रख दीजिए, आर आई माइनस आर जे, और क्रॉस बी, तो बी आपका तो एज यूजल है बी माइनस के डायरेक्शन में, और बस ये आर यहाँ से कॉमन आ गया, आई आर आ गया और ये बी आ गया, आई आर बी बाहर आ गए, आई माइनस जे क्रॉस माइनस के हो जाएगा। अब बस इसको देखते हुए आप आराम से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आई क्रॉस माइनस के, तो पहले आई क्रॉस के देख लो, आई क्रॉस के इज माइनस जे, और एक माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस जे हो गया। और उसी तरह से फिर दूसरा देखो, माइनस माइनस प्लस पहले कर देते हैं, फिर जे क्रॉस के निकाल लेते हैं, जे क्रॉस के इज आई, तो प्लस में हो गया आई। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स का डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आई प्लस जे या जे प्लस आई एक ही बात है, मतलब कि इस डायरेक्शन में जाएगा, आई प्लस जे डायरेक्शन जो हुआ ये इस तरफ। ठीक है, ठीक 45 डिग्री की तरफ वो होना भी चाहिए, एकदम इस तरफ। चलिए, सिमेट्री भी कहती है ठीक बीच में ऐसे। बाकी रहा सवाल मैग्नीट्यूड का, तो ये तो मैग्नीट्यूड में कुछ था ही, इनका मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ इंटू कर देंगे, तो रूट अंडर 1+1 मतलब √2। सो आर बी आई √2 आपका इसका जवाब हो गया। ओके, अब जरा यहाँ पर आते हैं, अगर अल्फा एंगल का कोई आर्क दिया हुआ रहे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप फाइनल आंसर जरूर याद कीजिएगा, याद रखना है आपको। लेकिन प्रोसीजर को अगर समझना है तो इसी तरह के प्रोसीजर को देखेंगे, तो ध्यान से आप देखें इसको। अगर यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ आर्क लेंथ दिया हुआ है, कुछ एल लेंथ है मान लीजिए, उसकी ज़रूरत वैसे नहीं भी पड़ेगी, आर दे दिया है रेडियस और अल्फा एंगल का आर्क दिया हुआ है जिसमें आई करंट दौड़ रहा है, और इसे आपने किसी एक्सटर्नल क्रॉस फील्ड में रख रखा है बी इक्वल टू बी ऑफ माइनस के। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, इनिशियल यहाँ था, फाइनल यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आप पहले मिला दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल निकालना है अब हमको। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कैसे जाइएगा, यहाँ से यहाँ तक आइए, मतलब माइनस आई के डायरेक्शन में आइए,
फिर पॉजिटिव जे में जाइए ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कितना जाना है, बड़ा आसान है भाई। अगर ये आर है, ये अल्फा है, तो आर साइन अल्फा सामने यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो आर साइन अल्फा जे के डायरेक्शन में चले जाएंगे। बाकी ये वापस भी आए थे, तो वापस कितना आए थे, अगर उसको देखिएगा तो गौर से देखिए, वो दूरी हो जाएगी आर माइनस आर कॉस अल्फा। आर माइनस आर कॉस अल्फा क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला तो यहाँ से यहाँ तक आर था, ये अल्फा था, तो ये दूरी जो बेस वाली दूरी बनेगी वो आर कॉस अल्फा बन जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक पूरा आर था, तो जो ये दूरी बच गया वो क्या हो गया, आर माइनस आर कॉस अल्फा। देख रहे हैं आप इसको, आर माइनस आर कॉस अल्फा, ठीक है। और वो किस डायरेक्शन में आ रहे हैं आप, माइनस आई के डायरेक्शन में। ये किधर जा रहे हैं, प्लस जे के डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर आपका बना, वो आप लिख सकते हैं, इनमें से मैंने आर कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस आई के डायरेक्शन में और प्लस आर साइन अल्फा जे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में हमको इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आप फार्मूला लगाइए, एफ एम बराबर आई इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्रॉस बी। आई रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो था वेक्टर आपके पास ये है, आर आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, बचा हुआ 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस आई, है ना, और प्लस साइन अल्फा जे बचा हुआ था रख दिया। तो आपने डीएल वेक्टर भी लिख दिया, क्रॉस बी वेक्टर आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, बी ऑफ माइनस के। और फिर अब आपको सॉल्व कर लेना है। तो क्या करना है कि ये वाला जो मैग्नीट्यूड था सबको एक साथ रख दीजिए, आई आर और बी रखिए। फिर 1 माइनस कॉस अल्फा, और उसके बाद क्या करना है कि इसको इसके साथ इंटू करना है। तो इसका जो इंटू बी हुआ था उस वक्त मैंने शुरू में रख लिया, मतलब 1 माइनस कॉस अल्फा, और अब आपको सिर्फ माइनस आई क्रॉस माइनस के ये वाला निकालना है। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, अब आई क्रॉस के देख लेते हैं। तो आई क्रॉस के इज माइनस जे, ठीक है, इसलिए माइनस जे यहाँ पर आ गया। तो मैंने इस वाले पार्ट का इसके साथ इंटू कर लिया। अब इस वाले पार्ट का इसके साथ क्रॉस प्लॉट करना है, तो साइन अल्फा तो हो ही जाएगा, बाकी जे क्रॉस माइनस के, तो साइन अल्फा का साइन अल्फा रह गया, और जे क्रॉस माइनस के देखिए, तो जे क्रॉस के तो आई हो गया, एक माइनस लगा हुआ है, सो माइनस आई हो जाएगा। तो माइनस आई आपका यहाँ पर हो गया, बाकी ये मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पर आ चुका है। चलिए, तो ये हो गया ऐसा। उसके बाद जो कि यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो इन दोनों का माइनस मैंने शुरू में रख लिया, सो माइनस ऑफ आई आर भी बन गया। और उसके बाद साइन अल्फा आई में ये आ गया, और 1 माइनस कॉस अल्फा जे में यहाँ पर आ गया। और अब इसके बाद आपसे अक्सर मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए इसी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड है तो आई आर बी एज इट इज रह जाएगा। इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग को रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि साइन अल्फा है तो साइन स्क्वायर अल्फा होगा, प्लस 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ हो जाएगा। सो आई आर बी रूट अंडर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, यहाँ पर आप स्क्वायर कीजिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन गया 1, और 1 1 हो गया 2, फिर माइनस 2 कॉस अल्फा एज इट इज हो गया। सो आई आर बी एंड रूट अंडर 2 माइनस 2 कॉस अल्फा, तो आई आर बी ऐसा हो गया। उसके बाद 2 कॉमन कर लीजिए और 1 माइनस कॉस अल्फा आप लिख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस अल्फा इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। काफ़ी बार इसका यूज हुआ है, कई जगह पर ध्यान रखना है। 1 माइनस कॉस अल्फा इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस अल्फा इज 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सो 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो यहाँ से एक 2 एंड देन साइन अल्फा बाई 2 बाहर आ जाएगा। सो आई आर बी इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 आपका रिजल्ट बनेगा। सो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया, 2 आर बी आई एंड साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। इसको बस अरेंज कर लिया, सो 2 आर बी आई साइन अल्फा बाई 2। तो अच्छे इसको याद रखिएगा। अब देखिए, हम चाहें तो थोड़ा सा एप्लीकेशन यहाँ पर भी समझ सकते हैं। आर्क होगा तो याद रखिएगा 2 आर बी आई साइन अल्फा बाई 2। अब जैसे यहाँ पर हमने दिया यहाँ से यहाँ तक का एंगल, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू तो पाई हो गई 180 डिग्री। तो रिजल्ट आना चाहिए उसी फॉर्मूले के अनुसार, 2 आर बी आई साइन पाई बाई 2 एंड साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन 90 इज 1, तो 2 आर बी आई आना चाहिए। सो 2 आर बी आई देखिए आ रहा है। यहाँ पर भी बात करिएगा तो क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट, वैसे तो ये 3 पाई बाई 2 है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये समझ सकते हैं कि पूरा सर्कल अगर होता तो लूप कंप्लीट हो जाता, 0 रिजल्ट आता। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक अगर आपको 1 क्वार्टर सर्किल भी देता है
तो उसका रिजल्ट भी उतना ही आएगा जितना 3/4 का है, ठीक है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को कैंसिल करना था। तो आप चाहें तो छोटा एंगल π/2 के हिसाब से भी सोच सकते हैं, तो वहाँ पे π/2 रखिए आप, मैंने 90 डिग्री, तो 90/2 45 हो जाएगा, तो 2 RBI एंड साइन 45 इज 1/√2, कैंसिल करोगे तो √2 टाइम्स RBI आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी आर्क लाइन देगा 60 डिग्री दे दे, आराम से वहाँ पे 60 रखिए, साइन 30 मतलब RBI आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी काम का है, 2 RBI साइन α/2, इसको आपको याद रखना है अच्छे से, जिससे आप कई इस तरह के कई प्रॉब्लम्स को इजीली उस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला कैसे आया उसके लिए हमने आपको प्रोसेस समझाया कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ DL वेक्टर निकालना पड़ता है, और उसके बाद FM बराबर I इंटीग्रेशन ऑफ DL क्रॉस B में पुट करना पड़ता है। बोर्ड वगैरह में अगर कभी आ गया 2 नंबर के लिए या 4 नंबर के लिए, तो आप इस तरह से प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाया कि ये 4 नंबर, देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि करंट आपका पूरे में जा रहा है, एक लूप में कंपेयर, तो लूप किसी भी प्रकार का हो, आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो लेक्चर में, लूप किसी भी प्रकार का हो तो फिर जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए आप, इंटीग्रेशन ऑफ DL फैक्टर की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इस वजह से जो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फोर्स बनेगा वो हम लोग सीधा सीधा जीरो लिख दिया करेंगे, ठीक है। इसमें भी देखिए वही लूप है आपका, तो यहाँ भी जो नेट मैग्नेटिक फोर्स बना वो क्या हो जाएगा, जीरो, तो लूप में आपका नेट तो जीरो ही हो जाता है, ठीक। तो थोड़ा सा इनको ध्यान से अच्छे से आप देख लें, समझ लें। तो रहा सवाल वहाँ पर, अगर साइड में देखने में अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो मैं एक बार अच्छे से आपको वहाँ पर दिखा देता हूँ, नोट कर लेंगे अच्छे से। अभी जहाँ तक दिख रहा है सही हो गया, अब आगे देख लेंगे। ये फिगर आप अच्छे से नोट कर लें, और फिर उसके बाद उसके नीचे का सॉल्यूशन तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। तो आई होप कि आप इसको सही से नोट कर लेंगे और एक बार खुद से बनाने का ट्राई कर लेंगे, और आंसर ज़रूर याद रखेंगे। आंसर जो हमारा है 2 RBI साइन α/2, ऐसे केस के लिए बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। देखिए बच्चों, तो हम लोग ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। कहता है कि x, y और z एक्सिस इस तरह से आप समझ सकते हैं, और एक वायर है जिसमें 2I का करंट आ रहा है, और ये आगे जा करके कहीं पर 2 वायर में बट गया है इस तरह से, जिससे एक में I करंट गया और इधर से दूसरे में भी I करंट गया। चूंकि आइडेंटिकल बटा है, रेसिस्टेंस एक जैसे थे, तो I इधर से भी और I इधर से भी चला गया, और फिर ये वापस इधर 2I मिल के बाहर हो गया। तो गौर से देखने पे आपको पता चलेगा कि ये जो ऊपर वाला सेक्शन हो गया ये आपके YZ प्लेन में चला जाता है, ठीक है, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस। तो आप देख सकते हैं ये Z एक्सिस और Y एक्सिस वाले प्लेन में है, मतलब कि YZ प्लेन में चला गया। और इधर जो नीचे से है थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है, तो आपको थोड़ा इमेजिन करना ही पड़ेगा। और नीचे वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर X को और फिर यहाँ Z को कट कर रहा है, तो ये XZ प्लेन में चला गया। इसको देखिए Y से कोई मतलब नहीं है, ये इधर ही XZ में रह गया। और ये वाला जो सेक्शन देखिए, इसको X से कोई मतलब नहीं है, ये YZ प्लेन में रह गया, ठीक है। और बाकी जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है सराउंडिंग में, उसके बारे में कहा गया कि वो I के डायरेक्शन में है, मतलब कि इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है थ्रू आउट वर्क कर रहा है, ओके। तो बताना है, बताइए फिर इस पर नेट फोर्स क्या होगा। तो पहली बात तो ये मैं आपको कह दूं कि इस पर नेट फोर्स आपको कभी भी जीरो नहीं रखना है। आपको देखने में भले ये लूप लगे, लेकिन आप करंट को देखिए, ये इधर से उधर जाके उधर भाग गया, और ये भी इधर से उधर, करंट आपका रिटर्न नहीं आ रहा है, तो ये लूप नहीं बनेगा। इसमें इंटीग्रेशन ऑफ DL की वैल्यू आएगी, ओके, और उसके हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से ऐसा बनाया गया है, ये ऊपर से एक सेमी सर्कल हुआ, नीचे से भी ये सेमी सर्कल है, रेडियस इसका आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए वो R है, ओके, उसी के टर्म में आपको देना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ DL वेक्टर जो आप लिखिएगा, देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें ये वाला सेक्शन होगा, तो इसके लिए भी यहाँ इनिशियल हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, फाइनल हो गया। तो आपको यहाँ से वहाँ डायरेक्ट जाना होगा, यहाँ से यहाँ तक इनिशियल टू फाइनल डायरेक्ट जाना है। तो कितना होगा वो, R इधर हो गया और R इधर भी हो गया, मतलब 2R।
और कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो जेड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि माइनस ऑफ के चला जाएगा, ठीक है, माइनस ऑफ के। तो ये हम लोग इस फर्स्ट सेक्शन के लिए काम किए, ऊपर वाले सेक्शन के लिए। उसी तरह से गौर से देखिए, ये जो नीचे वाला सेक्शन जो नंबर 2 कह सकते हैं आप, इसके लिए भी तो वही काम होगा ना। इनिशियल यहीं पर रह गया और फाइनल आपका वहीं पर खत्म हो रहा है, तो यहाँ से वहाँ ही तो जाना है। तो सेम आपका इस सेक्शन के लिए भी आपका जो डीएल वेक्टर है वो सेम 2r माइनस के हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर 1 and 2 बोथ आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आ चुका। अब आपका जो फर्स्ट वाले पर जो भी फोर्सेस लगेंगे उसको अगर मैं F1 कह दूं, ठीक है, तो I करंट था, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल और क्रॉस B, ये लिखना था। तो आपका I तो I ही रहेगा, डीएल आपने देखा कि क्या है, वो 2r एंड माइनस के, और क्रॉस B के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है B नॉट I। तो बस सारे मैग्नीट्यूड एक जगह रखिए, 2r B नॉट I, और अब अगर आप माइनस के क्रॉस I कर लें तो काम हो जाएगा। तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट करना हो फटाफट I J K इस तरह से आप बना सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह का काम करना है। K क्रॉस I निकालना है, K क्रॉस I, आप लूप में ही जा रहे हैं, सो पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। K क्रॉस I, तो K क्रॉस I J, और एक माइनस लगा हुआ है, सो माइनस J, तो ये हो जाएगा माइनस J के डायरेक्शन में F1, ठीक है। माइनस J का डायरेक्शन मतलब Y के नीचे, ओके। अब इसको देख लीजिए, तो इसमें भी वही आएगा, चूंकि आपका डीएल वेक्टर सेम है, तो ऑल्सो अगर आप चाहें तो F2 वेक्टर लिख सकते हैं, जो भी फोर्स लग रहा है। I करंट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एंड क्रॉस B, क्योंकि सारा डेटा वैल्यू सेम ही है, डीएल दोनों के लिए सेम आया था, तो आप लिख सकते हैं सेम आंसर, मतलब 2r B नॉट I, और ये भी आपका हो गया माइनस J के डायरेक्शन। तो इसलिए F नेट जो हम लोग लिखेंगे, दिस विल बी F1 प्लस F2, तो यहाँ तो दोनों एक जैसे ही हैं, 2 टाइम्स F1 आपका चाहो तो कर लो, और आंसर लिखना है तो 4 टाइम्स R B नॉट I माइनस J के डायरेक्शन में हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर भी माइनस J के डायरेक्शन में काम होगा और इस पर भी माइनस J के डायरेक्शन में काम हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नीट्यूड बोला जाए तो 4 R B नॉट I कह सकते हैं, ओके। तो इस तरह के भी सवाल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स आपको दिखाए जा रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में कह रहा है कि हमें टेंशन इन दी वायर फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए 2 वायर इस तरह से लगे हुए हैं एल लेंथ के, और ये एक एल लेंथ का यहाँ पर आपका रॉड भी है जो एम मास का है, और इसके थ्रू आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है ना। इसमें कोई बैटरी लगा दी गई होगी बाहर से, और उसकी वजह से यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है। और इस सिस्टम को कहाँ रख दिया गया है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और उसकी वैल्यू बी है, और नेचर क्या हो गया, डॉट नेचर, मतलब कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, ये चीज हो गया। तो इस केस में कहता है कि बताइए फिर ये जो वायर्स आपको दिख रहे हैं इनमें जो टेंशन्स हैं उन टेंशन की वैल्यू क्या होगी। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या कहता है, यहाँ पर देखिए 2 स्प्रिंग्स यहाँ पर अटैच्ड हैं, और उसके थ्रू यहाँ पर ये रॉड को कनेक्ट किया गया है। यहाँ भी इस रॉड में आई करंट चल रहा है, एम मास का है, एल लेंथ आप चाहे तो ले सकते हैं यूज करें तो। और उसके बाद जो है ये भी डॉट फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। और आपको यहाँ बताना है कि जो स्प्रिंग में आपको एक्सटेंशन या इलोंगेशन दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या है, के वैल्यू स्प्रिंग कांस्टेंट की दी हुई है। तो इस तरह से भी आपको सवाल दिया जा सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखें जरा। तो सबसे खास चीज जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, पहली बात जैसे इसमें आते हैं, तो ये देखिए एल लेंथ का है, एल लेंथ का, ये भी एल लेंथ का, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन चुका है, मतलब इंटरनल एंगल 60 का होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये 30 का बन जाएगा, इधर 60 तो इधर 30, 90 होना चाहिए था, इसीलिए इधर भी आइडेंटिकल है, तो 30। क्यों किया ये मैंने, क्योंकि आप अब टेंशन को आराम से तोड़ सकते हैं। तो टेंशन का जो ये कंपोनेंट इस तरफ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टी कॉस 30। बाकी इधर वाला जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन तोड़ सकते हैं आप, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप चाहें तो टी साइन 30
लिख सकते हैं जो इधर वाले टी साइन 30 की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी इधर वाला टी कॉस 30 रहेगा। टी है 30 है तो ऊपर की तरफ टी कॉस 30 तो लगेगा। एम मास था सो एम जी तो डेफिनेटली डाउनवर्ड लगेगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर है यहाँ पर, ये इसमें करंट फ्लो रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि क्रॉस फील्ड में करंट के डायरेक्शन में अगर आप चलते हैं तो फोर्स जो होता है वो किधर लगता है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, क्रॉस फील्ड में अगर आप करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो फोर्स किधर लगता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो डॉट फील्ड में अगर चलिएगा तो किधर लगेगा, राइट साइड में लगेगा। तो डॉट फील्ड है, करंट के डायरेक्शन में चलिए राइट साइड में, मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ लग जाएगा एफ एम। बस इतना सा याद रखेंगे, क्रॉस फील्ड में करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो डॉट फील्ड में चलना है करंट के डायरेक्शन में तो फोर्स लग जाएगा राइट हैंड साइड। तो एफ एम आ गया नीचे, एम जी भी आ गया नीचे, और इसी दोनों को बैलेंस कर रहा होगा आपका ये टी कॉस 30। तो क्लियरली अब आप इक्वेशन यहाँ पर बना सकते हैं, टी कॉस 30 तो 2t कॉस 30 इक्वल टू एफ एम प्लस एम जी। ठीक है, एफ एम की वैल्यू क्या देनी है आपको, तो वही बात है, परपेंडिकुलर वाले में है तो बी आई एल आप लिख सकते हैं, बी हो गया, आई हो गया, और जो भी लेंथ था तो बी आई एल। थीटा बी बिल साइन थीटा होता है लेकिन थीटा 90 हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि आई डी एल क्रॉस बी, तो डी एल वाला तो आपका एल ही हो गया और बी जो है आपका परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में 90 हो जा रहा है, सो बी आई एल आपका आएगा। तो बस यहाँ से अब आपका टी सॉल्व हो गया। एफ एम तो आपका बी आई एल हो गया प्लस एम जी अपॉन 2 कॉस 30, तो √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो बस यही आप आंसर में कर सकते हैं, बी आई एल प्लस एम जी अपॉन √3, ये इच टेंशन के लिए वैल्यू आ गई। ठीक, ऐसे ही कुछ थोड़ा सा मैकेनिक्स फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हुए आप जरा उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसमें एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। तो आई होप कि आपने सॉल्व कर लिया। आइए मिला लेते हैं। देखिए मान लिया इनमें जो एक्स एक्सटेंशन था तो उसकी वजह से के एक्स का फोर्स यहाँ ऊपर की तरफ इन रॉड पर लगेगा, दोनों साइड से के एक्स लग गया। बाकी रॉड का मास m दिया हुआ है तो नीचे की तरफ आपका mg तो चलेगा ही। बाकी सेम सिचुएशन है, डॉट फील्ड में करंट के डायरेक्शन में चलिए, राइट साइड में फोर्स लगा Fm, और ये Fm कितना का BIL। ओके, बस इक्वेट कर दीजिए, kx 2kx इक्वल टू BIL प्लस mg। तो आपका जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x है आप देख सकते हैं, BIL प्लस mg एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2k। ठीक है, BIL प्लस mg डिवाइडेड बाय 2k। तो ये आपका यहाँ पर जो पूछ रहा है जवाब आ गया। इसी में कभी कभी आपसे एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग अगर पूछे तो क्या करना है, ऑल्सो फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, अगर ऐसा पूछा तो क्या कर सकते हैं, हाफ kx² होती है एनर्जी, एक स्प्रिंग में स्टोर होगी। यहाँ पर 2 स्प्रिंग है तो टोटल अगर पूछा तो 2 से इंटू कर दीजिएगा, बाकी एक्स आप निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, है ना। तो टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन स्प्रिंग्स, ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है आपको, एक्स निकालने के लिए पूछा तो यहाँ पर ये चीज़ है, पहले कभी डेटा दे करके कैलकुलेशन करवा लेगा या फिर आपको ऑप्शन में ऐसे ही ढूंढने को बोल देगा। क्लियर है ये सब, आगे बढ़िए। आइए बच्चों, तो आगे नोट करके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिया हुआ है वो वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड है। अभी जो इससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स थे उसमें जो भी आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता था क्वेश्चन में वो कांस्टेंट नेचर का होता था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि वो वेरिएबल नेचर का है ना।
डायरेक्शन भले आपका ठीक है, वो नहीं चेंज कर रहे आप यहाँ पे, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो आपका बदल रहा है। जैसे आपको ऐसा कोई एग्जांपल दे दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी रीजन में इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, बी नॉट कोई कांस्टेंट होगा, एल भी कोई कांस्टेंट होगा, 1+x, और डायरेक्शन जो है वो क्या हो गया, के यूनिट वेक्टर, मतलब पॉजिटिव जेड के डायरेक्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एक्स वाई और जेड हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है तो एक्स मतलब इस तरफ, अगर मैं यहाँ पर खोजूं, मतलब वाई एक्सिस पर खोजूं, यहाँ पर इन सभी कहीं पर, तो इन सब जगह पर क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना, या जेड एक्सिस पर मैं सोचूं तो इन सब पर एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी नॉट, और डायरेक्शन तो आपका के का डायरेक्शन मतलब जेड के डायरेक्शन में है। तो ये जो हमने जो भी ये सब पॉइंट्स किया है, तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर हो जाएगा बी नॉट वैल्यू, और के डायरेक्शन में आएगा, मतलब जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा, मतलब यहाँ पर इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे वैल्यू है बी नॉट। और जैसे आप यहाँ पर आ गए, मान के चले आप कुछ डिस्टेंस ए पर आ गए, ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं आपको दे रहा हूँ a,0, वहाँ पे आ गया, तो वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर ए पुट करना पड़ेगा, मतलब बी नॉट 1+a/l, और डायरेक्शन आपका वही रहेगा, पॉजिटिव ऑफ डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है, मतलब इस तरफ ऐसे करके। और अगर आप और आगे चले गए तो फिर वहाँ पर एक्स की वैल्यू जो जितना आगे जाओगे उतना पुट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप एल लेंथ से अगर आगे चले गए तो ये क्या हो जाएगा, a+l,0, इस तरह से। तो अगर कोई रॉड रखा हो यहाँ से यहाँ तक, है ना, आपने कोई रॉड रख दिया, तो अब क्या होगा, उस रॉड पर जो नेट मैग्नेटिक फोर्स आप निकालोगे उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम लोग देखेंगे। रॉड को अगर हमने इस तरह से वर्टिकल रख दिया एल लेंथ का ही, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, और उसी तरह से इसको अगर हम लूप बना दें, ऐसा ही दो और रॉड रख के और आपस में ज्वाइन कर दें, और फिर कुछ नाम रख दीजिए इसका, ए बी सी और डी, तो इस तरह से एक लूप हो गया आपका तैयार। और इसमें एक करंट अगर फ्लो हो जाए तभी तो फोर्स लगेगा, बिना करंट के फोर्स नहीं लगने वाला। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लूप है और इसमें करंट हम लोग आई दे दिए, ओके, तो आई करंट आपका फ्लो हो रहा है, लूप में भी है, लेकिन अब इस केस में आपका जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि नेट वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग को हर एक सेक्शन पर, मतलब ए बी सेक्शन, बी सी सेक्शन, सी डी सेक्शन और डी ए सेक्शन के लिए नेट मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना होगा। डायरेक्शन वाइज पहले समझ लीजिए यहाँ पे। तो डायरेक्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भी आपने कहा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का हो गया के डायरेक्शन, मतलब ऐसे कुछ आ रहा है, मतलब डॉट फील्ड एक तरह से ट्रीट हो जाएगा, ओके, डॉट फील्ड। तो हमने पढ़ा है कि डॉट फील्ड में अगर करंट डायरेक्शन में चलोगे तो राइट हैंड साइड फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा वो इस तरह से राइट हैंड साइड, यहाँ जो लगेगा वो इस तरह से राइट हैंड साइड, यहाँ जो लगेगा वो इस तरह से राइट हैंड साइड, यहाँ जो लगेगा इस तरह से राइट हैंड साइड फोर्स लगाएंगे हम लोग, ओके। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा कि राइट हैंड साइड चलना है तो हमने इधर क्यों लगाया, तो ये एक्चुअली करंट के डायरेक्शन में आपको चलना है, आपको इस तरह से चलना है नीचे की तरफ, तो राइट हैंड साइड इधर बनेगा, ठीक है, तो इस हाथ की तरफ, इसलिए वो इधर ही आएगा, ओके। इस तरह के कॉन्सेप्ट पहले भी लेक्चर्स में रिपीट हुए हैं, आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता हो। यहाँ से घूम जाएंगे क्लॉकवाइज 90 डिग्री, सब में देखिए आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहे हैं, वायर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना है, तो उसी का मतलब होता है राइट हैंड साइड, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ओके, वायर से आगे चलिए। अब देखिए जैसे कि ये हमारा ए बी सेक्शन है, तो इस पे हम मान लीजिए हमने इसको एफ ए बी ही लिख दिया, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। यहाँ पर बी सी सेक्शन है तो एफ बी सी कर दिया, और एफ सी डी उसी तरह से, और एफ टी, इनको भी कैलकुलेट करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है तो फोर्स भी कम आएगा, यहाँ पर क्या है ज़्यादा है तो यहाँ पर फोर्स आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, इस जगह पर एक्स की वैल्यू ए पुट करनी है जबकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू a+l पुट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो एफ बी सी होगा उसकी फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर हम डायरेक्ट आंसर को बोलें, अगर ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डी ए एफ डी ए की वैल्यू कम होगी, एफ बी सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये जो लूप होगा ना वो उधर भाग जाएगा,
ठीक है, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में चला जाएगा अगर ये मूव करने को फ्री है तो। और जो अप में हो रहा है और जो डाउन में हो रहा है, अगर उसको आप ठीक से देखिए तो सिमेट्री के अनुसार पता चलेगा कि इन दोनों में बराबर बराबर फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, सो कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, सो नेट फोर्स जो भी होगा वो उस तरफ आएगा। खैर, हम लोग टोटल को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें एडी या डीए पर जो भी फोर्स लग रहा है या बीसी पर जो भी फोर्स लग रहा है उसको निकालने का तरीका बड़ा आसान होगा हमारे पास। तो हम लोग एक एक करके सभी को एफ ए बी, वो सब एफ बी सी, एफ सी डी और एफ डी ए को देखते हैं। ठीक है, फार्मूला वही चलेगा आपका, एफ बराबर आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल वैक्टर एंड क्रॉस बी वैक्टर, इसी का यूज करना है। तो डी एल वैक्टर हमको हर केस में देखना पड़ेगा। तो चलिए पहले करते हैं फॉर ए बी सेक्शन। ठीक है, ए बी सेक्शन के लिए बात करेंगे। तो ए बी में जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बनेगा वो क्या बनेगा, लेंथ वाइज देखिए तो वो एल ही है, और आपका जो इसमें डायरेक्शन के लिए आएगा वो आई यूनिट वेक्टर आई कैप आ जाएगा। ओके, एल आई। ऑल राइट, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ क्या हो रहा है कि ए से लेके बी तक में आपका वो वेरी कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका बन रहा है वो वेरिएबल नेचर का हो गया है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर फिर आपको एलिमेंट्री सेक्शंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, एक्स बाय एल होगा और इसमें आपको फिर लिमिट डालना पड़ेगा जो ए से ए प्लस एल तक जाएगा। ओके, तो आइए जरा उस पर भी काम कर लिया जाए। हाँ जी बच्चों, तो देखिए यहाँ पर मैंने आगे फाइनल काम किया। एक बार फिर से दोहरा दूँ, हम लोग ए बी सेक्शन के लिए निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल जो हो गया, ये अगर आप चाहें तो एल आई तो लिख ही सकते हैं, लेकिन अगर आप बी को लिखते हैं तो ये यहाँ पर अब आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी नहीं, एक्स के रूप में मिलेगा, और एक्स जो है आपका ए से बी में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग को यहाँ एलिमेंट्री मेथड का हेल्प लेना पड़ेगा। तो एलिमेंट्री मेथड में देखिए क्या होगा, यही ए बी सेक्शन को मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ से x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट लेना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पे ले लिया, x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट शो कर रहे हैं। इस dx एलिमेंट से जो करंट पास कर रहा है अभी भी वो I ही है। सो यहाँ पर अब इसकी वजह से जो एलिमेंट्री फोर्स निकलेगा, मतलब कि यहाँ पर चूंकि डॉट फील्ड में है ही है, तो इधर जो फोर्स लगा उसको हम कहेंगे एलिमेंट्री फोर्स df। उस df को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, I लेंथ वाला हो जाएगा आपका dx, और जो हो गया उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड। तो x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड तो आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, इस हिसाब से रखना है, तो इसका मैग्नीट्यूड उठा के आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो ये हो गया I, ये हो गया L, dx यहाँ पे L का काम करेगा, और ये हो गया B, ILB, और साइन थीटा होता है। तो थीटा क्या है, तो L वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल। तो एल वेक्टर तो आपका यही हो गया और मैग्नेटिक फील्ड तो आपका ये था, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90। तो हमने साइन 90 भी लगा दिया। क्लियर है, तो ये हम मैग्नीट्यूड में काम करेंगे क्योंकि डायरेक्शन हमें पहले से पता है कि वो राइट साइड में लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड में इस तरह से लिखा जाएगा। सो आई बी नॉट और साइन 91 हो गया, बचा हुआ 1 प्लस एक्स बाई एल और डी एक्स एक साथ आ गया। अब इसी चीज़ को इंटीग्रेट करना है आपको पूरे एफ के लिए। सो एफ बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इक्वल टू आई बी नॉट एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ लाइक दिस। अब इसका अगर आप इंटीग्रेशन जानते हो तो 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, और यहाँ पर x का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, बाकी l तो पहले से था तो एक्स स्क्वायर बाई 2l इस तरह से आ जाएगा। लिमिट आपकी देख सकते हैं कि a जो होती है यहाँ से x की वैल्यू a के लिए क्या है, वो स्मॉल a है, और पॉइंट b के लिए वो जाओगे यहाँ से वहाँ तक तो क्या हो गया, a प्लस एल आ गया। सो a प्लस एल, a से लेके a प्लस एल तक के लिए ये जो x की वैल्यू होगी वो आप यहाँ लिमिट के रूप में रखेंगे, और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x की जगह एक बार a प्लस एल रखिएगा, फिर माइनस a कीजिएगा, फिर यहाँ भी a प्लस एल रखिएगा, माइनस a कीजिएगा, एंड सॉल्व कीजिएगा, जो आना होगा सो आ जाएगा। तो आई होप कि ये आप खुद से कर सकते हैं, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जब आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा एफ ए बी, तो मैग्नीट्यूड आपके पास है, तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, मान लो आपने इसको सॉल्व किया, तो आई होप कि आप सॉल्व करेंगे, और इसको एफ नॉट कहा मैंने, तो ये एफ नॉट हो गया, जो भी सॉल्व होके आएगा ए और एल के टर्म में, और आई बी नॉट साथ में रहेगा।
और उसके बाद ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस जे वेक्टर एफ ए बी। और उसी तरह से जैसे कि आपका ये ए बी के लिए निकला, तो उसी तरह से यहाँ पे डी सी या सी डी भी तो है, तो यहाँ भी जो भी सेम सेक्शन है, सेम मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह से वेरी करेगा, तो फोर्स भी क्या होगा, सेम लगेगा, बस डायरेक्शन आपका अपोजिट हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पे आप डायरेक्ट अब आप लिख सकते हैं एफ सी डी की वैल्यू भी यही एफ नॉट आएगी, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है वो क्या है, ऊपर की साइड है, तो प्लस जे, ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट मत दीजिए, ऐसे ही लिख सकते हैं जे यूनिट वेक्टर। अब ये एफ ए बी और एफ सी डी वेक्टर फॉर्म में क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल जो वायर आपका यहाँ पर ऐसे फोर्स जितना दिखा रहा था यहाँ भी है, तो उतना ही तो दिखाएगा, है ना। और बस करंट का डायरेक्शन पलटा है, इस वजह से एफ सी डी का डायरेक्शन ऊपर हो गया है, बाकी एफ ए बी का नीचे था, तो मैग्नीट्यूड पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। क्लियर है ये बात? ओके। लिमिट उसी तरह से यहाँ से उसके लिए भी जो x की वैल्यू होगी वो a से लेके a प्लस एल तक जाएगी, सो सेम आंसर। ओके, अब ये वाला सेक्शन को देखना है कि BC सेक्शन को उठा लो या AD सेक्शन को उठा लो, इनमें क्या होगा, क्या इनमें भी इक्वल होगा, अपोजिट तो दिख रहा है, इक्वल होगा क्या, आइए देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक के लिए जो x की वैल्यू थी आपके पास, है ना, मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया, वो x की वैल्यू a आएगी, सो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी नॉट वन प्लस ए बाई एल, और ये पूरे सेक्शन के लिए बनेगा, चाहे यहाँ देखिए चाहे यहाँ कहीं भी देखिएगा, तो इस सेक्शन पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी बी नॉट वन प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन एल। तो यहाँ पर इस पूरे सेक्शन पर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आपका दिया हुआ रहेगा वो आपका एक कांस्टेंट नेचर वाला मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, एक्स की जगह बस ए हो जाएगा और डायरेक्शन के लिए के। और जो यहाँ पर है, यहाँ पर इस वायर के हर पॉइंट पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू बदल गई, बदल के कितनी हो गई, तो ए प्लस एल हो गई, ए प्लस एल बाय एल हो जाएगा, बाकी डायरेक्शन तो वही था, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पर जो एफ डी ए की वैल्यू आएगी वो अलग आएगी, ऑफ कोर्स वो कम आएगी, और यहाँ पर जो एफ बी सी की वैल्यू आएगी वो अधिक आएगी। तो क्या आएगी वो वैल्यू, तो उसको भी जरा सा नोट करना है। तो वो तो सीधा सीधा फार्मूला, अगर जब मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट हो जाता है तो आप लिख सकते हैं बी आई एल साइन थीटा। थीटा आपको यहाँ भी वही 90 डिग्री का ही हिसाब किताब है, क्योंकि एल वेक्टर आपका नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड बी आपका इस तरह से जेड एक्सिस की तरफ है, तो 90 तो है, तो सीधा सीधा आप बी आई एल समझ सकते हैं। तो चलो यहीं पर हम लिख देते हैं फॉर जैसे डी ए सेक्शन, तो डी ए सेक्शन में जो आपका एफ डी ए निकलने वाला है, तो इसको क्या करना है, बी आई एल के हिसाब से लिख देना है। बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया, बी नॉट इंटू वन प्लस ए बाई एल, डायरेक्शन आपको मालूम है, उसका झंझट मत लीजिए, फिर आई हो गया और एल लेंथ था, एल हो गया, ठीक, यही हो गया। अगर डायरेक्शन लगाना ही है तो किधर है, इधर माइनस आई, तो आप माइनस आई का डायरेक्शन यहाँ पे बिठा सकते हो, वेक्टर फॉर्म में आपको दिख जाएगा। उसी तरह से फॉर कौन सा, बीसी सेक्शन बच गया, तो बीसी सेक्शन में अगर हम देखें तो एफ बी सी, ठीक, उसमें भी आपको थ्रू आउट बी आई एल का ही फार्मूला लगेगा, और उसका डायरेक्शन जो हो गया उधर पॉजिटिव आई में, ओके, तो ऐसे ही रखिए पॉजिटिव आई में, ब्रैकेट की क्या जरूरत, ऐसा हो गया। बी की वैल्यू लेकिन चेंज करेगी, बी नॉट इंटू वन प्लस ए प्लस एल बाय एल, ओके, एक्स की वैल्यू ए प्लस एल हो जाएगी, और उसके बाद बाकी आई करंट था, एल लेंथ था, वो तो था ही, और डायरेक्शन आपका उस तरफ था, तो आई कैप, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा बी सी वेक्टर, एफ बी सी। नेट फोर्स अगर आपको इस लूप पे पूछता है तो क्या करना है, ए बी और सी डी वाले तो कैंसिल आउट हो गए थे, ए बी और सी डी वाले कैंसिल आउट हो गए थे, बस ये वाला चूंकि अधिक है तो एफ बी सी माइनस एफ डी ए, तो ये वाला जो बी सी निकाला है आपने, इसमें से माइनस कर देना है इस वाली वैल्यू को, क्लियर है, तो आपको वो पॉजिटिव वैल्यू आ ही जाएगा, और वही आपका नेट फोर्स होगा जो पॉजिटिव आई की डायरेक्शन में लगेगा। तो आई होप कि वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बस हमने इंट्रोडक्शन के रूप में यहाँ पर चर्चा कर दिया कि ऐसे सिचुएशंस भी हो सकते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नेचर का हो। ज़्यादातर उम्मीद है कि आपको वो थ्योरेटिकल पूछ लेगा
क्योंकि एक्स के हिसाब से वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से इधर जितना जाइएगा फोर्स उधर उतना ज़्यादा लगेगा, तो फिर नेट मूवमेंट भी उसी हिसाब से चलेगा। तो आपसे हो सकता है थ्योरेटिकली पूछ ले कि जो आपका क्वाइल है मूव करने के लिए फ्री हो तो किधर को जाएगा, तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर कहीं पर किसी एग्ज़ाम में आपको पूछ लिया, कहीं पर आप टेस्ट दे रहे हैं, पूछ लिया कि किसी एक सेक्शन पे मैग्नेटिक फोर्स निकालिए, तो क्या तरीका है वो भी आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा। और जहाँ पर बिना इंटीग्रेशन के भी बन जाएगा, तो क्यों बनेगा बिना इंटीग्रेशन के, तो वर्टिकल वाले में आपका एक्स वैल्यू चेंज नहीं करता, तो वो फिर आपका डायरेक्ट इस तरह से आ जाएगा। तो कहाँ पर चेंज करना है, कहाँ चेंज नहीं करना है, एक तरह का ये सवाल था, अक्सर बच्चे यहाँ पे पूछते रहते हैं, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है यहाँ पे। एक जब आपको कह रहा है कि वेरिएबल अभी भी है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अभी ये डायरेक्शन के हिसाब से वेरिएबल है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है वो रेडियल डायरेक्शन में है। मतलब क्या हो गया कि सेंटर से जो रेडियस जाएगा उस डायरेक्शन में, मतलब कि ये यहाँ ऐसे हो गया, इधर ऐसे हो गया, इधर ऐसे हो गया, इस तरफ ऐसे है, इस तरफ ऐसे है। ठीक है, तो रेडियस के डायरेक्शन में आपका जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वेरी कर रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के अलोंग इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ओके, ऐसे कुछ हो रहा है। तो अब जब ऐसा केस होगा तो हमको फाइंड करना है कि एक लूप में नेट मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो पहली बात तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पर लूप में भी जीरो नहीं होगा। जीरो तब होता था जब किसी एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड काम करता था। यहाँ पर आपका जो है वो रेडियल डायरेक्शन है, आप देखते हैं डायरेक्शन ही बदल रहा है हर वक्त, तो फिर वो कंसेप्ट छोड़ दीजिए। हालांकि जो बेसिक फार्मूला है आई डी एल क्रॉस बी वो अभी भी काम करेगा। ठीक है, तो एक बार जैसा पढ़िए, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर्स ऑन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप if the magnetic field existing into the region is given like this, b equal to b naught er factor। er एक यूनिट वेक्टर हो गया जो बताता है कि रेडियल डायरेक्शन में b काम कर रहा है। b नॉट मैग्नीट्यूड हो गया, या फिर b ही कहिए, b ही रहने दीजिए क्योंकि b में ही हमने सॉल्व किया है। b इज कांस्टेंट एंड er इज द रेडियल यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब रेडियस के अलोंग आपका डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो वेरी कर रहा है। तो इस केस में भी आपका एफ एम बराबर आई डी एल क्रॉस बी एज यूजल चलेगा। और आप गौर से देखिए, इसमें जो करंट है आपका वो इस तरह से क्लॉकवाइज करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो डीएल वेक्टर अगर आप यहाँ पर देखिए तो ऐसे आएगा, टेंजेंट के अलोंग आएगा। और मैग्नेटिक वेक्टर के साथ देखिए तो ये हमेशा 90 डिग्री पर आपको दिखाई देगा। मैग्नेटिक फील्ड के साथ आपका डीएल वेक्टर हमेशा 90 डिग्री बनाता हुआ दिख जाएगा। क्लियर है ये बात? डीएल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो आई डी एल क्रॉस बी को जब आप तोड़ोगे तो आई डी एल बी साइन 90 आप लिख सकते हो। अब रहा सवाल कि डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन वही है, क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लो, डीएल क्रॉस बी। तो डीएल वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर स्क्रू को रखा, डीएल से बी की तरफ घुमा दिया। तो डीएल से बी की तरफ घुमा दिया तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब जेड का डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड। तो आपके यूनिट वेक्टर से आप इसको सामने लगा दो डायरेक्शन के लिए। क्लियर है? डीएल क्रॉस बी से निकालना है, कहीं से भी देखो, डीएल देखो ऐसा आ गया, बी देखो ऐसा आ गया, डीएल से बी की तरफ स्क्रू को घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन आपका एफएम का डायरेक्शन बन जाएगा जो कि के है। ठीक है, ओके। सो आप क्लियर हो गया कि यहाँ पे जीरो तो नहीं हो सकता, बाहर की तरफ लगेगा, के की तरफ, जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो ठीक है, फिर बाकी चीज़ों को इंटीग्रेट कर लीजिए। आई इज कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो कांस्टेंट ही रहता है। और साइन 90 इज 1, डीएल बस अंदर में बचेगा, और डीएल मतलब लेंथ, लेंथ का टोटल कितना लेंथ है 2 पाई आर, आर अगर आपका रेडियस हुआ तो 2 पाई आर लेंथ हुआ, तो 0 से 2 पाई आर के बीच में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जवाब आ गया आई बी 2 पाई आर, मतलब 2 पाई आर आई बी। और ये आपका डायरेक्शन, ठीक है, के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो नेट फोर्स यहाँ पर काम करेगा। तो कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं इन सबको अच्छी तरह से याद रखिए।
तो इस वीडियो लेक्चर में तो हम लोग इतना ही करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, और भी उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।